जी तो सिक्स क्लास, क्या हाल है आप लोगों का? पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग कल वाले पेपर के लिए भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो विंडोज़ के बारे में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। कल वाली क्लासेस में हमने ये बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को इस काबिल बनाता है कि आप उसके साथ इंटरैक्ट कर सकें। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप अपने हार्डवेयर से मुफीद काम ले सकते हैं। बच्चों, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप बेहतरीन हार्डवेयर से कुछ भी काम लेने के काबिल नहीं होते। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के काम करने के लिए, जो काम आप उससे लेना चाह रहे हैं, बेहद ज़रूरी सॉफ्टवेयर है। अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं, कल भी हमने देखा था, तो हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने इंटरफेस के लिहाज से दो तरह के हैं। हम और तरीक़ों से भी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं कि एंड यूज़र जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मल्टी यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। लेकिन हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के लिहाज से, और हमने कहा था एक कमांड लाइन इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक डॉस, और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज़। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे भी बात हो गई कल। एक ऐसा इंटरफेस जिसमें आप आइकन्स के ज़रिए, आप मुख्तलिफ मेन्यूज़ के ज़रिए बहुत आसानी से कंप्यूटर के मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकते हैं। चाहे आपको कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो बराए नाम भी हो, बहुत कम भी हो, तो भी आप एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम विंडोज़ के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देने वाला सॉफ्टवेयर है। बच्चों, इसमें वो चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, अगर हम पहले उनकी बात कर लें तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप का तो पता होना चाहिए। अभी इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं। ये पूरी तस्वीर जो है ये डेस्कटॉप है, यानी वो एरिया है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जहाँ आइकन्स मौजूद हैं, जहाँ टास्क बार मौजूद है, जिस पे आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। ये आपका डेस्कटॉप है। इसके बाद डेस्कटॉप का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं टास्क बार, दिस वन, ये वाला हिस्सा। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कि टास्क बार क्या है, टास्क बार के कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप विंडोज़ को शट डाउन कैसे करेंगे, कंप्यूटर बूट करना क्या होता है। इसके अलावा रिसाइकल बिन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, रिसाइकल बिन क्या है। और टाइटल बार एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि टाइटल बार क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके अलावा फ़ाइल कैसे क्रिएट की जाती है, फ़ोल्डर कैसे बनाए जाते हैं, और विंडोज़ में फ़ाइल्स को कॉपी कैसे किया जाता है, फ़ाइल्स को आप मूव कैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा फ़ाइल या फ़ोल्डर्स को डिलीट कैसे किया जा सकता है, शॉर्टकट कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, शॉर्टकट क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एमसीक्यूज़ की शक्ल में ये वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि टास्क बार क्या है। बच्चों, ये देखिए, ये एरो जो पॉइंट आउट कर रहा है आपके डेस्कटॉप पे
आमतौर पे डेस्कटॉप के बॉटम पे एक हॉरिजेंटल बार नज़र आती है। दिस बार इज़ कॉल्ड टास्क बार। ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको टास्क बार जो है वो यहीं मिले। मुमकिन है कि आपने अपनी चॉइस के मुताबिक टास्क बार की पोजीशन चेंज कर ली हो, आपने इसको राइट साइड पे प्लेस कर लिया हो, लेफ़्ट पे प्लेस कर लिया हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन जो इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है और आमतौर पे गालिब अक्सरियत कंप्यूटर यूज़र्स की जो है वो टास्क बार को डेस्कटॉप के बॉटम पे प्लेस करना पसंद करती है। ये टास्क बार है। टास्क बार के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? टास्क बार का जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज स्टार्ट बटन, और वो आपने देखा होगा कि अक्सर स्टार्ट बटन जो है वो आपके टास्क बार के लेफ़्ट कॉर्नर पे होता है। स्टार्ट लिखा है, आप उस पर क्लिक करते हैं, एक मेन्यू ओपन होता है और उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। आप विंडोज़ में एंटर कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंपोनेंट आपको टास्क बार का राइट कॉर्नर में मिलता है जिसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, जिसमें आपको डेट और टाइम दिखाया जा रहा होता है, और यहीं आपको कंप्यूटर का जो वॉल्यूम है कंप्यूटर के स्पीकर वगैरह का उसे आपको मैनेज करने की ऑप्शन भी मिलती है। अब इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान का जो एरिया है वहाँ आपको टैब्स की शक्ल में वो प्रोग्राम नज़र आ रहे होंगे जो आपके स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर पर ओपन है या जिनको आपने मिनिमाइज़ कर रखा है, वो आपको टास्क बार के उस एरिया में नज़र आएंगे जो लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट बटन और राइट साइड पे नोटिफिकेशन एरिया के दरमियान है। गोया हम ये कह सकते हैं कि आपके टास्क बार के तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन हिस्से हैं। नंबर 1 स्टार्ट बटन, नंबर 2 नोटिफिकेशन एरिया, नंबर 3 द स्पेस इन बिटवीन। और स्टार्ट बटन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू ओपन होगा और उस मेन्यू के ज़रिए हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। आप ऑल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, तो आप स्टार्ट बटन को इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये देखिए, ये एक और पिक्चर है जिस पे आपको एक डेस्कटॉप दिखाया जा रहा है, आपको टास्क बार भी नज़र आ रही है और आपको आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं। आइकन्स क्या चीज़ें हैं? ये देखिए, ये जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, जो सिंबल्स होती हैं आपकी डेस्कटॉप के ऊपर, इन्हें हम आइकॉन्स कहते हैं। और कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए आप उसके आइकन पर क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। देखिए, ये एक और पिक्चर है जिसमें आपको टास्क बार जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आ रही है। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो टैब्स हैं वो देख रहे हैं, नोटिफिकेशन एरिया देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए बच्चों, इसमें भी आपको टास्क बार नज़र आ रही है। दिस वन आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, आपको डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाने का मकसद ये है कि आपके जहन में डेस्कटॉप और आइकन के बारे में एक वाज़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और अगर एग्ज़ाम में किसी भी अंदाज से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डेस्कटॉप और टास्क बार को बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन करने के काबिल हों। इसके अलावा बच्चों आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप किसी विंडो को, किसी प्रोग्राम को ओपन कैसे कर सकते हैं। जो प्रोग्राम भी ओपन होगा उसकी एक विंडो आपके सामने, आपके डेस्कटॉप के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। और विंडो में और विंडोज़ में फ़र्क है। विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो एक रेक्टेंगल है जिसमें कोई प्रोग्राम ओपन होता है, जिस तरह भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक पिक्चर जो है, एग्जांपल आप है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विंडो, तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें जो विंडो ओपन होती है किसी प्रोग्राम के लिए वो भी आपको दिखाई जा रही है। अब किसी प्रोग्राम को विंडोज़ में ओपन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, चाहे वो प्रोग्राम वर्ड है, चाहे वो प्रोग्राम एक्सेल है या कोई और प्रोग्राम है। अगर वो प्रोग्राम आपके डेस्कटॉप के ऊपर उसका आइकन मौजूद है तो आप वहाँ डबल क्लिक करके आप उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा
आप ये कर सकते हैं कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, जो स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा उसमें से आप अपने प्रोग्राम को तलाश कर लीजिए। ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, वहाँ नेक्स्ट जो मेन्यू है उसके अंदर अगर आपको अपना प्रोग्राम मिल जाए, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। एक तीसरी सूरत ये है कि जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको एक सर्च की ऑप्शन मिलती है। आप सर्च बॉक्स में अपना प्रोग्राम का नाम टाइप कर दीजिए तो भी आप उस प्रोग्राम को ओपन करवा सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये तो हैं 2-3 तरीके जिनके ज़रिए आप किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे, आपको 1 2 3 ये तीनों तरीके जो हैं वो आने चाहिए और आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं अगर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइटल बार। आप जो भी विंडो ओपन करेंगे, यानी जो भी प्रोग्राम आप ओपन करेंगे, जो भी फाइल ओपन करेंगे विंडोज़ में, उसकी एक टाइटल बार होगी। और टाइटल बार जो है वो आपको अपने उस प्रोग्राम या अपनी उस फाइल के टॉप पे नज़र आएगी। सबसे जो ऊपर वाली बार होगी वो टाइटल बार होगी। ये देखिए, ये आपको दिखाई जा रही है इस वक्त, यहाँ टाइटल बार लिखा हुआ है और इसके नीचे जो आपको ग्रे कलर की बार नज़र आ रही है, दिस इज़ टाइटल बार। जो भी प्रोग्राम है, अगर वर्ड है तो वर्ड की भी एक बार होगी, टाइटल बार एक्सेल की होगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इसका कलर जो है वो आपको ग्रे कलर नज़र आए। आप इसका कलर जो है डिपेंड करता है, चेंज भी किया जा सकता है। बहरहाल टाइटल बार वो बार है जो किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी विंडो के टॉप पे डिस्प्ले होती है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें उस प्रोग्राम का नाम और उस फाइल का नाम लिखा हुआ होता है। आमतौर पे फाइल का नाम, प्रोग्राम का नाम और इसके अलावा 3 बटन्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं टाइटल बार के हवाले से, और वो पूछे जा सकते हैं। अगर टाइटल बार भी पूछी जाए तो आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है कि ये 3 बटन्स क्या हैं और किस तरह काम करते हैं। अगर हम इन 3 बटन्स की बात करें तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपको रेड कलर का एक बटन नज़र आ रहा है जिस पे क्रॉस लगा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड क्लोज बटन। बहुत आसान है इसका फंक्शन समझना कि किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फाइल को अगर आप क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस बटन पे क्लिक कर दीजिए तो वो प्रोग्राम, वो फाइल जो है वो बंद हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स पे, एक से ज़्यादा फाइल्स पे काम कर रहे हैं। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फंक्शन को क्या कहेंगे भला? जी, मल्टीटास्किंग इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर आपने एक फ़ाइल वर्ड की ओपन कर रखी है, एक फ़ाइल एक्सेल की ओपन कर रखी है, और एक्सेल की फ़ाइल में काम करते करते सपोज़ अब आप वर्ड की फ़ाइल में काम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप ये नहीं चाहते कि एक्सेल को क्लोज़ कर दिया जाए। एक्सेल वाले फ़ाइल को सिर्फ आप अपने डेस्कटॉप से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाह रहे। प्रोग्राम आप चाह रहे हैं कि वो ओपन रहे। कुछ देर वर्ड में काम करने के बाद आप वापस एक्सेल में आएंगे और फिर आप उसमें काम करेंगे। तो ऐसी सूरत में हम जिस बटन को इस्तेमाल करते हैं उस बटन का नाम है मिनिमाइज़ बटन। ये देखिए, ये मिनिमाइज़ बटन है। आपको क्या करना है, मिनिमाइज़ बटन की पहचान क्या है कि इसके ऊपर आपको एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही होती है, हॉरिजेंटल लाइन, एक डैश नज़र आ रही होती है। आप इसको क्लिक कर दीजिए, प्रोग्राम सिमट के आपके टास्क बार पे आ जाएगा। प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा। एक्सेल की हमने बात की थी, आपकी एक्सेल की वो फाइल टास्क बार के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी, लेकिन रहेगी आपकी रैम के ऊपर ही। प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ, आप उस टैब पे क्लिक करेंगे और फ़ौरन ये फ़ाइल जो है, ये प्रोग्राम जो है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। ऐसा भी मुमकिन है कि आपने एट ए टाइम वर्ड की 2 फाइल्स ओपन कर रखी हैं, 2 से ज़्यादा फाइल्स ओपन कर रखी हैं, तो एक फ़ाइल पे आप काम करेंगे, बाकी फ़ाइल्स को आप मिनिमाइज़ कर लेंगे और वो टास्क बार के ऊपर टैब्स की शक्ल में जो है वो अपीयर हो जाएंगी। ये तो सिंपल बटन्स हैं 2। लेफ़्ट पे मिनिमाइज़ बटन, किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करने के लिए। मिनिमाइज़ मीन्स कि आपने उसको क्लोज़ नहीं करना। और क्लोज़ बटन जो है, जो आप किसी प्रोग्राम को या किसी फाइल को क्लोज़ करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, तब आप क्लोज़ बटन यूज़ करेंगे। बच्चों, जो सेंटर वाला बटन है वो एक
इंटरेस्टिंग बटन है और ये वाला बटन। इस बटन एक बटन है लेकिन दो तरह से काम करता है। अगर आप इस बटन को यूं देखते हैं कि इसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, तो हम इसे कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपकी ये विंडो फुल साइज़ नहीं है। अगर आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये विंडो फुल साइज़ पे आ जाएगी, यानी आपका जो डेस्कटॉप है उस पूरे को कवर कर लेगी। तो जब तक ये सेंटर वाला बटन जो है इस पर आपको एक बॉक्स, एक स्क्वायर नज़र आता रहे, तो हम इसे कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। और जो ही आप अपनी फ़ाइल को या अपने प्रोग्राम को आप मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, तो यही बटन जो है अब इस पे एक स्क्वायर की बजाय, एक बॉक्स की बजाय आपको दो बॉक्सेस या दो स्क्वायर्स नज़र आने लग जाते हैं। अब इसका नाम हो जाता है रिस्टोर बटन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ाइल जो आपके पूरे डेस्कटॉप को कवर कर रही थी अपने पहले वाले साइज़ पे वापस चली जाएगी, यानी मिनिमाइज़ भी नहीं होगी और पूरे आपके डेस्कटॉप को भी कवर नहीं करेगी, बल्कि कुछ डेस्कटॉप आपका फ्री रहेगा और कुछ के ऊपर आपका ये प्रोग्राम या आपकी ये फ़ाइल ओपन रहेगी। तो ये जो तीन बटन्स हैं, मैक्सिमाइज़ बटन, मिनिमाइज़ बटन, क्लोज़ बटन। और मैक्सिमाइज़ बटन का याद रखिए कि मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर ये दो हालतों में पाया जाता है। इन बटन्स का क्या काम है ये बच्चों आपको आना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्क्रॉल बार, आपको पता है दो स्क्रॉल बार्स होती हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। आप अपनी फ़ाइल को स्क्रॉल करवा सकते हैं, आप ऊपर और नीचे आप करना चाह रहे हैं। अगर आपका डाटा ज़्यादा है और आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपने कुछ लाइंस पेशतर क्या लिखा था, या आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त आप अपने डॉक्यूमेंट में जिस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद हैं उसे चंद लाइंस नीचे क्या लिखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को यूज़ करेंगे। राइट और लेफ़्ट पे भी थोड़ी बहुत ऑप्शन होती है, स्पेस थोड़ी अवेलेबल है, तो उसके लिए आप हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को यूज़ करेंगे। ये आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। ये देखिए हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसके बाद बच्चों फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स के बारे में हमने बात कर ली थी कि आपने कंप्यूटर में जो भी काम करना है वो फाइल्स की शक्ल में आपका डाटा जो है वो स्टोर किया जाएगा। इवन जब वो डाटा प्रोसेस हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसको भी स्टोर करेंगे तो वो फाइल की शक्ल में स्टोर होगी। और इन फाइल्स की बेहतर मैनेजमेंट के लिए अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि छोटी छोटी सी आपने गोया कैबिनेट्स बना ली हैं और उनको हम नाम देते हैं फ़ोल्डर्स का। यानी अब आपने रिलेटेड फाइल्स को एक ख़ास ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया, उसका नाम फ़ोल्डर है। एक फ़ोल्डर के अंदर आप जितने चाहें सब फ़ोल्डर्स बना लीजिए। जब हम डॉस में काम करते हैं तो हम फ़ोल्डर को डायरेक्टरी कह देते हैं, सब फ़ोल्डर्स को सब डायरेक्टरी कह देते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है। और फ़ोल्डर बनाना बहुत आसान है। आप डेस्कटॉप पे अगर फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद जो मेन्यू ओपन होगा उसमें से आप न्यू पे क्लिक करें, फ़ोल्डर पे क्लिक कर दें, एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और आप उसके नीचे उसका नाम टाइप कर सकते हैं। ये नाम किसी भी वक्त चेंज किया जा सकता है रीनेम कमांड को यूज़ करते हुए। आप इन फ़ोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से राइट क्लिक कीजिए, जो ऑप्शंस आएंगी उनमें से आप डिलीट को सिलेक्ट कर लें, या आप इसको ड्रैग करने का तरीका ये है कि आप फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक बटन प्रेस किए रखते हैं और माउस को मूव करवा के अपनी इस फाइल को और रिसाइकल बिन तक ले आते हैं। वहाँ जाके बटन रिलीज़ कर देते हैं तो आपकी ये फ़ाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है, डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उन्हें मूव करवा सकते हैं। फ़ोल्डर्स को मूव करवाने का एक और तरीका भी है, और वो ये कि आप अपने फ़ोल्डर को कट कर लीजिए। अगर आपकी ज़रूरत कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। फ़ोल्डर को सिलेक्ट कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए और जो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे उनमें से आप कट या कॉपी चूज़ कर लीजिए, और जहां आप इसको पेस्ट करवाना चाह रहे हैं उस जगह जाके राइट क्लिक करें और पेस्ट करवा दें, तो आपका ये फ़ोल्डर जो है किसी और जगह पे मूव कर जाएगा या कॉपी हो जाएगा।
जिस तरह भी आप चाह रहे हैं। और अगर आप अपने डेस्कटॉप पे सपोज वर्ड फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, जो ऑप्शंस आपके सामने आएंगी न्यू, और उसके बाद आप वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए तो वर्ड का डॉक्यूमेंट आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। जी बच्चों, ये देखिए, ये जो अभी आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर की मदद से आप ज़्यादा आसानी से ये समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने डेस्कटॉप पे कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, सपोज़ वर्ड फाइल क्रिएट करनी है, तो आप कैसे करेंगे। आपको किसी ओपन स्पेस पे, किसी ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करना है, आप ये देख रहे हैं, और उसके बाद जो ऑप्शंस आपके सामने आएंगी उनमें से आप न्यू को सिलेक्ट कर लें, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब आप जाएंगे तो आप वर्ड की फ़ाइल को डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हैं। आप वर्ड ओपन करके भी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, ये आपने वर्ड में पढ़ रखा है पहली टर्म में। इसी तरह से फोल्डर की बात करते हैं। ये देखिए, जब आप कोई फोल्डर क्रिएट करेंगे तो इस शक्ल का एक पिक्चर जो है, एक सिंबल जो है, वो आपके डेस्कटॉप पे या जिस जगह भी आप फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं वो अपीयर हो जाएगी, जिसका मतलब है कि फ़ोल्डर बन गया। और आप फ़ोल्डर का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख सकते हैं। इसी पे राइट क्लिक करके जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से रीनेम पे क्लिक करके आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस आपके सिलेबस के लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, चैप्टर नंबर 11। छोटा सा चैप्टर है, एक दो क्वेश्चंस हैं जस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पहले उनकी बात कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है। सर्च इंजन क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन्स के नाम लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। ईमेल क्या है, ईमेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ईमेल के एडवांटेजेस क्या हैं, ये लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स का इंटरनेशनल लेवल पे एक नेटवर्क, कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। किस तरह से कि हम मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जब हम कंप्यूटर्स को, और वो टेक्निक्स डिफरेंट हैं, आपको दो कंप्यूटर्स कनेक्ट करना है, आपको दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करना है, आपको विद इन अ रूम, विद इन अ बिल्डिंग ये नेटवर्क बनाना है, या इससे ज़्यादा बड़े एरिया में आप नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, वो अभी का हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन ये बात जहन में रहे कि हम कंप्यूटर्स को 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट करवा सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करवा सकते हैं। ये पॉसिबल है कि आप एक कंप्यूटर पे काम करें और जो काम आपने किया वो किसी और कंप्यूटर पे सेव हो जाए। ये पॉसिबल है कि आप एक कंप्यूटर पे काम करते हैं और उसके लिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर डाटा की ज़रूरत है तो आप किसी और कंप्यूटर से वहाँ अपने डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने अपने असाइनमेंट एक कंप्यूटर पे कंपोज की और उसका प्रिंट जो है वो किसी और कंप्यूटर से के साथ, जिसके साथ प्रिंटर अटैच है, आपने उस प्रिंटर से वो प्रिंट बाहर निकलवा लिया। तो बहुत से फ़वाइद हैं नेटवर्किंग के। और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जब हमने फंक्शंस पढ़े थे तो ये याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फंक्शन नेटवर्किंग भी है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए नेटवर्किंग की किस हद तक सहूलतें दस्तयाब हैं। और विंडोज़ को जो एक बड़ा एच मिला है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ साथ, वो उसमें मौजूद नेटवर्किंग की ऑप्शंस भी हैं। विंडोज़ एनटी जो है पर्टिकुलरली एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म था नेटवर्किंग के लिए। इसके बाद बच्चों, जब हम इन नेटवर्क्स को जो दुनिया भर में मौजूद हैं या दुनिया भर में मौजूद कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं डाटा शेयरिंग के लिए, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं इंटरनेट।
एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जिस तरह मोबाइल्स हैं, तो लेकिन इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह का डाटा शेयर करते हैं। और अगर इसकी हिस्ट्री में चले जाएं तो कहा जाता है कि ये शायद अमेरिकन आर्मी के यूज़ के लिए इसको डेवलप किया गया था आज से कुछ अशरे पहले। रफ्ता रफ्ता ये पॉपुलर हुआ, यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हो गई और उसके बाद इसको एजुकेशन के रिसर्च के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और रफ्ता रफ्ता इंटरनेट जो है उसने अब हमारी ज़िंदगियों को अपने हिसार में ले लिया है गोया। तो इंटरनेट को डिफ़ाइन कर लेने के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि इंटरनेट के यूजेस क्या हैं, इंटरनेट के फ़वाइद क्या हैं। पहले हम देखते हैं कि आपकी बुक ने कौन कौन से फ़वाइद को डिस्कस किया है। अगर कोई एडवांटेज, कोई फ़ायदा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया तो फिर हम उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक ने सबसे पहले जिस चीज़ को हाईलाइट किया है वो ये है कि वी कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स इन डिफरेंट सिटीज़ आर कंट्रीज़। तो बुनियादी काम ही ये है, नेटवर्किंग, रिसोर्सेज को शेयर करना। अगर मेरे पास एक कंप्यूटर यहाँ मौजूद है और उसके अंदर कुछ डाटा मौजूद है और मेरा दोस्त जो है वो दुनिया के किसी और बर आज़म में, किसी और मुल्क में बैठा हुआ है और वो उस डाटा को हासिल करना चाह रहा है, तो मेरी परमिशन के साथ वो उस डाटा को हासिल कर सकता है। मैं उसके साथ वो डाटा शेयर कर सकता हूँ। ये इंटरनेट है। और इंटरनेट का एक पहलू ये भी है कि मैंने अपनी वेबसाइट बना ली है, उसमें मैंने कोई डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बुक्स, कुछ भी चीज़ वो वहाँ रखती हैं, तो गोया वो एक लिहाज से एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और कोई भी बंदा कभी भी उसको एक्सेस करके उन चीज़ों से इस्तेफ़ादा कर सकता है। तो सबसे पहली बात जो आपको ज़हन में रखनी है वो ये है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इंटरनेट का सबसे पहला इस्तेमाल है। उसके बाद है वी कैन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स। अब जिस तरह आजकल होता है, बहुत से लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए या वैसे रिसर्च के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। आप भी करते होंगे। आपको कोई अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, कोई आर्टिकल चाहिए, तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे आके यकीनन सर्च करते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो दोनों सूरतों में बैक एंड पे जो टेक्निक है वो इंटरनेट है जो काम कर रही है। वी कैन प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। मुझसे ज़्यादा बेहतर आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये कितना बड़ा फ़ायदा है इंटरनेट का। वी कैन सेंड मैसेजेस और मेल इंस्टेंटली टू कंप्यूटर यूज़र्स अराउंड द वर्ल्ड। आप दुनिया भर में कहीं भी किसी को ईमेल भेज सकते हैं और बहुत हाई स्पीड ये कम्युनिकेशन का स्टाइल है। अभी इस पे बात करेंगे। वी कैन कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऑन द कंप्यूटर विदाउट हैविंग टू विजिट द बैंक। बैंकिंग भी इंटरनेट के ज़रिए हो गई। वी कैन बाई गुड्स विदाउट स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम विजिटिंग द मार्केट। ऑनलाइन शॉपिंग आपने कर ली। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं जो इंटरनेट के हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ इंटरनेट का, ख़ास तौर पे जो आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिल रही हैं आपको। अब आप कहेंगे जी वो व्हाट्सएप पे आ रही हैं, तो वो जो व्हाट्सएप जो जिस टेक्निक पे काम कर रहा है वो तो बहरहाल इंटरनेट है। अगर इंटरनेट ना होता तो व्हाट्सएप किस तरह काम करता, व्हाट्सएप भी ना होता। तो इंटरनेट के ज़रिए आप ऑनलाइन एजुकेशन से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप गेम्स जो हैं उन तक रसाई आपकी हो सकती है। आप ये जो ईमेल है उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, ब्राउज़िंग कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। अब ये आपके सामने इस वक्त जो तस्वीर नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इस पे देखिए, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, फ़ाइल शेयरिंग, तकरीबन वो बातें जो अभी हमने कही थी वो सब आ गई इसमें। कम्युनिकेशन, ईमेल है, चैटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं,
सोशल मीडिया जो है उसके जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब इसमें आ जाते हैं। एंटरटेनमेंट यूट्यूब हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो एंटरटेनमेंट के तौर पे आप इंटरनेट से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ये देखिए कुछ और यूजेस ऑफ इंटरनेट, इनको स्टडी करते हैं। वी कैन सर्च फॉर एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। द इंटरनेट इज़ अ हैंडी प्लेटफॉर्म टू अपलोड, डाउनलोड एंड शेयर डाटा। ये वो टर्म्स हैं जिनसे आप हर बच्चा वाकिफ़ है। आप डाटा अपलोड कर सकते हैं, आप डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाटा शेयर कर सकते हैं। द इंटरनेट आल्सो प्रोवाइड्स अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट, विद द इंटरनेट वी कैन कनेक्ट विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप पहले से जानते हैं, जिनको पहले से नहीं भी जानते, आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। द इंटरनेट इज़ आल्सो एन एक्सीलेंट प्लेस टू डू बिजनेस, फॉर इट हेल्प्स यू रीच ग्लोबल यूज़र्स। एक बहुत अच्छा मीडियम है बिज़नेस के लिए भी, और जब आप इंटरनेट पे बिज़नेस करेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो आपकी मार्केट बन जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। फिर ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ मेड आवर लाइफ्स ईजियर। कोविड के दिनों में आपने देखा कि इंटरनेट जो ऑनलाइन बिजनेस जो है वो किस तरह आपके लिए हेल्पफुल हुआ। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये भी यूजेस ऑफ इंटरनेट हैं, उन्हीं चीज़ों को गोया रिवाइज़ किया गया है। अगर आप ये कीवर्ड्स याद रख लीजिए, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ई कॉमर्स, कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया, इसमें आप बैंकिंग शामिल कर लीजिए। अगरचे वो ई कॉमर्स का ही एक पहलू बन जाता है, तो बहुत आसानी से आप यूजेस ऑफ इंटरनेट को याद रख सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि सर्च इंजन्स क्या होते हैं। इससे पहले ये जान लीजिए कि हम इंटरनेट पे अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए कुछ फाइल्स बनाते हैं जिनको वेबसाइट के नाम से, वेब पेज के नाम से याद किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा www। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। और ये जो वेबसाइट्स हैं ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया भी है। लेकिन बाद ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो इनसे आगे बढ़ के यूज़र्स को डाटा सर्च करने की सहूलत फराहम करती हैं एक बड़े लेवल पे। उन्हें हम कहते हैं सर्च इंजन्स। लाइक गूगल इज़ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन वो वेबसाइट्स हैं जो आपको दुनिया भर में मौजूद मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स जो इनके साथ, सर्च इंजन के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वहाँ से डाटा सर्च करके आपके डेस्कटॉप पे ला फेंकती हैं। ऐसी डिवाइसेस को, ऐसी वेबसाइट्स को हम कहते हैं सर्च इंजन्स। तो एक ज़माना था, याहू एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा, बहुत पॉपुलर सर्च इंजन था। फिर गूगल आ गया और गूगल ने तकरीबन टेक ओवर कर लिया, और हमारे इस एरिया में आप देखते हैं कि गूगल जो है बहुत पॉपुलर सर्च इंजन बन चुका है आजकल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया में चंद सर्च इंजन्स के नाम लिखिए, तो आप आसानी से गूगल, याहू, बिंग, इनके नाम जो हैं वो कोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ईमेल। ईमेल क्या होती है? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। बच्चों, आप जब उर्दू और इंग्लिश पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो उसमें देखते हैं कि आपको ये पढ़ाया जाता है कि ख़त कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ लेटर। ख़त लिखना आपने सीख लिया, लेटर लिखना आपने सीख लिया, लेकिन इसके बाद क्या सवाल पैदा होता है कि अब इस ख़त को या इस लेटर को पोस्ट भी करना है। उसके लिए अब चूँकि वो रिवाज नहीं रहा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन फैशन नहीं रही, आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी एक एनवेलप की। उसके ऊपर आप टिकट्स लगाएंगे, फिर आप किसी लेटर बॉक्स में उसको डालेंगे। उसके बाद जो पोस्ट का एक सिस्टम है, जो डाक का महकमा है, या अगर आप कोरियर कर देते हैं तो भी एक बहरहाल एक महकमा है जो आपकी इस डाक को आपके दिए गए पते पे पहुंचाएगा। अब इसमें
2 दिन लगेंगे, इसमें 3 दिन लगेंगे या 2 हफ्ते लग जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि जो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, जो सर्विसेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। कास्ट भी आएगी, जो टिकट्स आप उसके ऊपर लगाएंगे ज़ाहिर है उसकी कास्ट भी होगी। और फिर आपने अगर अपने किसी दोस्त को ख़त लिखा है ये कहने के लिए कि गर्मियों की छुट्टियां मेरे पास गुजारो, तो हो सकता है कि आपका लिखा वो ख़त 1 हफ़्ते के बाद आपके दोस्त तक पहुँचे, फिर आपका दोस्त उसका जवाब लिखे और वो जवाब 1 हफ़्ते में आप तक आए और आपको पता चले इतने दिनों में तो आपकी बहुत सारी छुट्टियां गुजर गई हैं। तो जिस तरह हमारी ज़िंदगियां जो हैं अब वो तेज़ रफ्तारी की नज़र हो रही हैं, तो इसी तरह से हमारा ये जो डाक का सिस्टम है ये भी अब तेज़ तर हो गया है। और उसकी जो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है वो है ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये बुनियादी तौर पे वही ख़त भेजने और वसूल करने की रिवायत है, लेकिन ये एडवांस हो गई है। अब हम इसके लिए डाक के महकमे की बजाय इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपने उसी दोस्त को जिसे आप छुट्टियां गुजारने के लिए अपने यहाँ इनवाइट करना चाह रहे हैं, आपने एक ईमेल लिखनी है। आपने ईमेल उसको सेंड की। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप खुद इस बात से आगाह होंगे कि आपकी वो ईमेल विद इन नो टाइम आपके दोस्त को डिलीवर हो जाती है। ऐसा भी होता है कि आप चाय पी रहे हैं और आपने ईमेल भेजी, आपके दोस्त ने इसी दौरान वो ईमेल रिसीव की, ईमेल पढ़ी, उसका जवाब कंपोज किया, आपको भेज दिया और अभी आपका चाय का कप मुकम्मल नहीं हुआ होता कि आपको उसका जवाब भी अपने डेस्कटॉप पे नज़र आ जाता है। ये स्पीड है ईमेल की। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ ईमेल, ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी जिसमें हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए मैसेज जो है, पैगाम जो है, ख़त जो है वो एक से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं। ईमेल के यूजेस या एडवांटेजेस क्या हैं? ईमेल इज़ फास्ट, हाई स्पीड। कितनी हाई स्पीड है मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दी। फिर इट इज़ लो कास्ट, बहुत लो कास्ट है। आपको एक्चुअली जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपको उस इंटरनेट का जो यूजेज है, जो उसका जो बिल है, जो उसके जो पैसे हैं, बस वो देने हैं। सेपरेटली ईमेल का कोई चार्जेस नहीं होते। एक लिहाज से ये एक फ्री सर्विस है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं लो कास्ट, यानी है ये फ्री, लेकिन चूंकि इंटरनेट के ज़रिए होगी तो जो नॉमिनल सा इंटरनेट का जो ख़र्चा है बस वही आप को बियर करना है। तो ईमेल इज़ आलमोस्ट फ्री सर्विस। फिर सिक्योर भी है, डाटा जो है वो महफूज भी है बनिस्बत आम डाक के। तो ये 3 एडवांटेजेस जो हैं, जो 3 जो आपको फ़ायदे हैं ईमेल के याद रखने हैं। नंबर 1 इट इज़ हाई स्पीड, इट फास्ट। नंबर 2 इट इज़ लो कास्ट या नो कास्ट कह लीजिए, और सिक्योर है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ईमेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रही है, तो बच्चों जब हम किसी को ख़त लिखते थे तो ख़त लिखने वाले का पता और जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसका पता। तो इसी तरह से जब आप ईमेल भेजेंगे किसी को तो उसके लिए आपके पास ईमेल का आईडी होना चाहिए। जिस तरह आपके गूगल की आईडी है, आप जीमेल पे मेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। आपकी आईडी याहू की भी हो सकती है, MSN की भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। बहरहाल आपके पास एक ईमेल आईडी होगी और इसकी पहचान क्या होती है? जिस तरह आप कहते हैं ali@gmail.com, तो ये जो @ का जो साइन है, जिसको हम ऐड का साइन भी कह देते हैं सिर्फ, ये इंडिकेशन होती है इस बात की कि ये आपका ईमेल आईडी है। फिर जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसका भी एक आईडी होगा। आपको 2 के सामने वाले फील्ड में, 2 के सामने वाले बॉक्स में जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस टाइप करना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस बॉक्स में आपको जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी टाइप करना है। इसके बाद कार्बन कापी, ब्लाइंड कार्बन कापी, इसको छोड़िए। नीचे देखिए एक फील्ड है सब्जेक्ट वाला, जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। आप जो ईमेल भेज रहे हैं उसका एक सब्जेक्ट टाइप करेंगे कि ये ईमेल किस चीज़ के बारे में है। इसके बाद फिर आपको ये ऑप्शन भी मिलती है अटैचमेंट की। अगर आप अपनी उस ईमेल के साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ और चीज़ें
भिजवाना चाह रहे हैं किसी को, तो आप अटैचमेंट बना के उनको भिजवा सकते हैं। फिर इस फील्ड में आप अपना मैसेज टाइप करते हैं। मैसेज टाइप करने के बाद आप इसको सेंड कर देते हैं और विद इन नो टाइम आपका ये मैसेज अपनी अटैचमेंट समेत 2 वाले एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। और अगर उस वक्त आपका वो दोस्त या वो यूज़र आपका ऑनलाइन हो, तो वो चाहे तो उसी वक्त आपके उस मेल को, उस मैसेज को पढ़ सकता है और उसके बाद उसे फौरी रिप्लाई भी कर सकता है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 11 था। मेन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली और मुझे उम्मीद है कि अब आप बेहतर अंदाज में अपने कल वाले पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ थोड़ा सा काम रह गया है। अगर वक्त मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको चैप्टर नंबर 7, जिससे कुछ प्रैक्टिकल्स के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, और कोई और चीज़ अगर मिस हो गई हुई तो उसके बारे में भी कुछ न कुछ मवाद आपके साथ शेयर किया जाए, मैं कोशिश करूँगा। तो बाकी जितना काम हो गया है, आई होप कि अगर आप इसकी भी तैयारी कर लें तो आप पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि आपका कल वाला पेपर बहुत अच्छा हो और आप अच्छे नंबरों के साथ पास हों।